गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और आज जो हम पढ़ेंगे ये हम मुगल वंश का इतिहास पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास मुगल वंश पे पढ़ा है। एक क्लास में हम लोगों ने मुगल वंश के सभी शासकों का क्रम देखा था और दूसरी क्लास में हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में पढ़े थे। आज मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। हुमायूं का समय जो है वह 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी और पुनः फिर 1555 से लेकर 1556 ईस्वी, यह 2 हिस्सों में पढ़ा जाता है। लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं को भारत से बाहर रहना पड़ा था और मुगल सत्ता जो है सूर वंश के हाथ में चली गई थी। मुगल का सत्ता भारत में नहीं रह गई थी। तो अब ये जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों इसे 2 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 2 हिस्सों में हुमायूं भारत का बादशाह रहता है। हुमायूं का जो मूल नाम है यह नसरुद्दीन मोहम्मद है। हुमायूं का मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद है और यह बाबर का पुत्र है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई और उसकी मृत्यु के बाद आगरे में नसरुद्दीन मोहम्मद जो है हुमायूं के नाम से मुगल बादशाह बनता है। हुमायूं की उपाधि धारण करता और हुमायूं के नाम से मुगल बादशाह बनता है। कहा जाता है कि नसरुद्दीन मोहम्मद यानी हुमायूं बादशाह बनने के पहले जो था कहाँ का सूबेदार था, तो बदखसा का। तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से 1530 ईस्वी में भारत का बादशाह बनता है। भारत पे मात्र 4 वर्षों तक राज्य किया होगा बाबर ने, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। बाबर तो एक कुशल एवं योग्य सेनानायक था और एक बहुत कुशल योद्धा था। तो बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन बाबर को समय नहीं मिला कि भारत में एक सुदृढ़ जो है प्रशासनिक व्यवस्था का सृजन करे, अपने सभी शत्रुओं का समन दमन कर दे। उस समन दमन के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है हुमायूं जब गद्दी पर आया है तो इसको साधारण ताज नहीं, इसको कांटों से भरा ताज मिला है, क्योंकि इसके बहुत सारे शत्रु हैं। सभी चाहते हैं कि मुगल सत्ता को उखाड़कर भारत से बाहर फेंक दें। जितने छोटी छोटी भारत में रियासतें हैं, छोटे छोटे राजवाड़े हैं, वो सभी जो है मुगलों को भारत से बाहर कर देना चाहते हैं। हुमायूं गुजरात का शासक लगातार हुमायूं को परेशान करता है। इधर शेर शाह हुमायूं को लगातार परेशान करता है। हुमायूं जो है अपनी गृह युद्ध नहीं कहेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध करने में लगातार परेशान है। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में पहला युद्ध कालिंजर का युद्ध लड़ा। कालिंजर यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया पे एक बुंदेलखंड का इलाका है, वहीं पे कालिंजर राज्य था और कालिंजर राज्य का शासक रुद्र प्रताप देव था। रुद्र प्रताप देव और हुमायूं के बीच 1531 ईस्वी में युद्ध होता है, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक होता है और इसमें हुमायूं को असफलता प्राप्त होती है। 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध होता है और इस युद्ध में यह हुमायूं का दूसरा युद्ध है और इस युद्ध में हुमायूं को भी विशेष सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद हुमायूं का युद्ध जो है हुमायूं 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ता है। अब यह चौसा का युद्ध जो है यह कहाँ लड़ता है, तो ये बिहार में लड़ता है। बिहार चौसा जो है कर्मनाशा नदी के तट पर बिहार के बक्सर जिले में है। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के मैदान में हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं परास्त होता है। हुमायूं शेर शाह द्वारा परास्त हो जाता। शेर शाह हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर खां की उपाधि धारण करता है। याद रखेंगे, चौसा के युद्ध में हुमायूं को जब शेर शाह परास्त कर देता है तो शेर खां की उपाधि धारण करता है। हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग रहा है। गंगा नदी जब पार करने का प्रयास करता है तो इसकी नौका जो है गंगा में डूबने लगती है। यह मरने की स्थिति में हो जाता है। एक भिस्ती जिसका नाम निजाम है, भिस्ती का अर्थ होता है मलाह, वह मछुआरा, ठीक है, नाव खेने वाला, वह भिस्ती निजाम इसकी जान बचाता है। हुमायूं कहता है कि मांगो निजाम, तुम क्या मांगना चाहते हो।
भिस्ती कहता है कि सुल्तान बादशाह मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए। कहता है नहीं, मांगो जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं दिल्ली का बादशाह हुमायूं हूँ। कहता है कि देखिए, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप एक दिन के लिए मुझे अपनी गद्दी दें, मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। हुमायूं कहता है कि भिस्ती अभी जब मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा और तुम्हें भारत की बादशाह बनाऊंगा एक दिन के लिए। यह कहकर जाता है। तब तक 1540 ईस्वी में अगली कहानी देखें। चौसा का युद्ध 1539 में शेरखां के साथ होता है और शेरखां हुमायूं को परास्त कर देता है। पुनः शेरखां हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध होता है। इस कन्नौज के युद्ध को इतिहास में बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया भारत का अंतिम युद्ध समझिए। यह युद्ध यह निर्णय कर दिया कि हुमायूं मुगल वंश की सत्ता अब भारत से जाने वाली है और मुगल वंश की सत्ता पर अब सूर सत्ता यानी शेर शाह राज्य करेगा। 1540 ईस्वी में हुमायूं को पूरी तरह शेरशाह परास्त कर देता है और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है। तो उसके बाद से मुगल वंश की गद्दी पर सूरवंश का आधिपत्य हो जाता है और शेरशाह सूरी जो है शासक बनता है। अब हुमायूं के विषय में थोड़ी सी एक कहानी और देखें कि जब हुमायूं गद्दी विहीन हो जाता तो भारत से जब बाहर जा रहा होता है, उसी दौरान जो है वह एक विवाह करता है। वह जो है हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह करता है और अमरकोट के शासक राणा छत्रसाल के यहाँ वह शरण लेता है। हमीदा बानो बेगम को एक संतान होने को रह जाती है और हमीदा को जब संतान होने की हो जाती तो हमीदा को राणा छत्रसाल के यहाँ ही छोड़कर वह भारत से पलायन कर जाता है और ईरान चला जाता है। ईरान के शासक तहमास के यहाँ जाकर वह शरण लेता है। अब देखें, इसमें कई सारी समस्याएं थी, थोड़ी सी जिक्र करेंगे, पूरा विस्तृत इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जब बाबर मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो हुमायूं को बुलाया और कहा कि पुत्र जो है हमारे साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में वितरित कर लेना, तुम चारों भाई अपने आप में वितरित कर लेना। हुमायूं बाबर के 5 संतानें थी, 4 लड़के और 1 लड़की, तो 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। 4 पुत्रों में नाम था हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, और पुत्री का नाम जो था गुलबदन बेगम। पुत्री भी काफ़ी विद्वान थी। इस गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी है अकबर के कहने पर। अब देखेंगे कि हुमायूं अपने पिता की आज्ञा मानता है और अपने साम्राज्य को अपने तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट देता है। हुमायूं जो है दिल्ली और आगरा अपने पास रखता और भारत का क्षेत्र रखता। कमरान को काबुल का क्षेत्र दे देता है। इसके बाद अस्करी को संभल और जो है रणथंभौर का क्षेत्र दे देता है। केवल अस्करी को संभर का क्षेत्र देता है। हिंदाल को जो है अलवर और रणथंभौर का क्षेत्र दे देता है। तो आपने देखा हुमायूं अपने 3 भाइयों में कमरान को काबुल देता है, अस्करी को कमरान काबुल, अस्करी को संभल देता है और हिंदाल को जो है अलवर का क्षेत्र दे देता है। अब इसके भाई ही इसके साथ षड्यंत्र करने लगते हैं, इसका सहयोग नहीं करते। अब अपने भाइयों के षड्यंत्र से भी यह उबरने का प्रयास करता है। कई बार इसके भाइयों के बीच ही इसका युद्ध होता है। लगातार वह प्रयास करता है कि सूर सत्ता को भारत में परास्त करें और भारत की गद्दी को पुनः प्राप्त करें। इसको सफलता लगभग 1555 ईस्वी तक प्राप्त नहीं होती है। 1555 ईस्वी में यह मछुआरा का युद्ध लड़ता है। मछुआरा जो है यह लुधियाना से, पंजाब लुधियाना से कुछ दूरी पर है। मछुआरा के युद्ध में यह अफगानों को परास्त करता है। अफगानों की तरफ से 2 योद्धा हैं, एक का नाम है नसीब खां और दूसरे का नाम है तातार खां। नसीब खां और तातार खां को यह परास्त करता है और लगभग पूरे पंजाब पर अधिकार कर लेता है। पंजाब पर अधिकार करने के बाद
यह पुनः भारत की तरफ अपना रुख करता है। और 1555 ईस्वी में अगला युद्ध यह सरहिंद का युद्ध लड़ता है। इस सरहिंद के युद्ध में वह सूर शासक सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच यह युद्ध होता है। सिकंदर सूर को परास्त करने में हुमायूं का सहयोग उसका मित्र बैरम खां और शाह तहमास कर रहे हैं। इस युद्ध में हुमायूं को सफलता मिलती है और सूरवंश की सत्ता को हुमायूं भारत से खत्म करता है और पुनः 15 वर्षों के बाद 1540 में यह गद्दी से बेदखल हुआ था और 1555 ईस्वी में यह पुनः भारत का बादशाह बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद यह लंबे समय तक राज्य नहीं कर पाता। दिल्ली में एक पुराना किला है जिसका निर्माण स्वयं हुमायूं ने कराया था। इसी पुरानी किला में उसने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। इस पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। इस शेर मंडल की सीढ़ियों से, यानी अपनी इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा और लुढ़कते हुए इस नीचे आ गया और इसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में हुमायूं की कहानी खत्म हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। लेनपुल कहते हैं, इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि यह व्यक्ति जीवन भर लुढ़कता ही रहा और लुढ़कती हुई अवस्था में इसकी मृत्यु भी हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं को पुरानी किला दिल्ली में ही उसके मकबरे में दफना दिया गया। उसका मकबरा जो है इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। क्यों है कि हुमायूं के मकबरे में पहली बार व्हाइट संगमरमर, सफेद संगमरमर का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया, यदि आपसे इतिहास में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह हुमायूं का मकबरा है। और यह हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ, तो पुराने किले में है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ, दिल्ली में सफेद संगमरमर का बना हुआ भारत में पहला मकबरा है यह, और यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। अब देखिए हुमायूं से एक और फैक्ट ध्यान रखें कि हुमायूं ज्योतिष में लगाव रखता था, काफी लगाव रखता था। हुमायूं जो था वह ज्योतिष के अनुसार 7 दिन 7 रंगों का ड्रेस पहनता था। अब हुमायूं के विषय में आप लोगों ने ये देखा, हुमायूं के और बाबर के विषय में का इतिहास जो है उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं का पूरा विस्तृत इतिहास प्राप्त होता है और साथ साथ बाबर का भी और कुछ अकबर का भी इतिहास प्राप्त होता है, क्योंकि यह अकबर के कहने पर अकबर के दौर में यह इतिहास लिखती है। इसकी मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में इसका पुत्र अकबर बहुत कम आयु का है, दिल्ली का बादशाह बनेगा। अकबर के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोगों ने हुमायूं का इतिहास पढ़ा। हुमायूं के इतिहास में हम लोगों ने देखा कि हुमायूं 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक राज्य करता है। मुख्य रूप से हुमायूं भारत में जो है 4 युद्ध लड़ता है, 4 से 5 युद्ध लड़ता है, जिसमें पहला युद्ध है कालिंजर का युद्ध 1531 में, उसके बाद देवरा का युद्ध 1531 में, उसके बाद जो है यह चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में, उसके बाद से एक छोटा सा और युद्ध लड़ता है चुनार का युद्ध। यह चुनार जो है यह उत्तर प्रदेश में बनारस के पास है और यही चुनार इसलिए भी प्रसिद्ध है कि आप लोगों ने देखा था कि इसी चुनार से अशोक के जितने पिलर स्तंभ बने थे इसी चुनार में बनाए गए थे और चुनार के पत्थरों से बनाए गए थे। तो चुनार का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ता है। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, उसके बाद से मछुआरा का युद्ध 1555 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में लड़ता है। सरहिंद के युद्ध में पुनः वह भारत का बादशाह बन जाता है। इसके बाद से 1556 ईस्वी में ये उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अकबर मुगल का बादशाह बने, मुगल गद्दी पर को प्राप्त करेगा। अब अगली क्लास में हम अकबर के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।